हे गाइस, वेलकम टू प्रत्न अकेडमी। मैं हूं पंकज गोदियाल और आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 5 भाग 5 के बारे में। संविधान के भाग 5 के बारे में बात करने वाले हैं। यूनियन या संघ के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो जो संविधान के अंतर्गत संघ है, आर्टिकल 52 से 151 तक हमारे पास यूनियन या संघ की यहाँ पर बात की गई है। इसी के अंतर्गत अगर हम संघ की कार्यपालिका को देखें तो संघ की जो कार्यपालिका है, तो कार्यपालिका के अंदर यानी जो ये संघ है, सबसे पहले अगर हम देखें संघ के बारे में, तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, यूनियन मिनिस्टर ऑफ काउंसिल्स, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उच्चतम न्यायालय, कैग, यहाँ पर ये सब संघ के अंतर्गत आते हैं, जिनको हम आर्टिकल 52 से 151 के अंतर्गत हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, जो संविधान में लिखा गया है। लेकिन अगर हम संघ की कार्यपालिका के बारे में बात करें तो संघ की कार्यपालिका में यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि संघ की जो कार्यपालिका है उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल तथा महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ जो इंडिया है, ये शामिल होते हैं। उच्चतम न्यायालय और कैग जो है संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत शामिल नहीं होते हैं। तो सबसे जो पहला यहाँ पर अगर हम पहला टॉपिक लें तो प्रेसिडेंट, भारत का राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति भारत का राज्य का प्रमुख होता है। वह भारत का प्रथम नागरिक होने के साथ साथ राष्ट्र की जो एकता है, राष्ट्र की जो अखंडता है, और राष्ट्र की जो सुदृढ़ता है, उसका प्रतीक माना जाता है। तो जो राष्ट्रपति है भारत का, सबसे पहला नागरिक भी वही है, राज्य को रिप्रेजेंट करता है, भारतीय राज्य को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, यूनियन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है अपॉन भारत का राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति जो हम भारत का पहला नागरिक है, किस तरीके से उसका चुनाव होता है, किस तरीके से उसका निर्वाचन होता है, या किस तरीके से भारत के राष्ट्रपति को चुना जाता है, तो यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से थोड़ा समझते हैं। तो राष्ट्रपति को कौन चुनेगा, ठीक है, कौन राष्ट्रपति को एप्लीकेबल है राष्ट्रपति को चुनने के लिए। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की यहाँ पर व्यवस्था की गई है कि कौन कौन से लोग हैं जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकते हैं या जिनको राष्ट्रपति को चुनने का अधिकार प्राप्त है। तो सबसे पहले कोई भी व्यक्ति है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए उठेगा, वोट डालेंगे। तो कौन कौन उस वोट को डाल सकता है या किस किस को अधिकार है वोट डालने का। तो सबसे पहले हमारी जो संसद है, तो संसद के दोनों सदनों में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, और जो एमएलएज होते हैं, जो लेजिस्लेटिव जो हमारी होती है एमएलएज स्टेट के। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमारे पास अभी 29 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन से लोग यहाँ पर भाग ले सकते हैं, वो जिनमें हम देखते हैं कौन से होते हैं। तो जो लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य हमारे पास, यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जैसे देखिए कोई भी जगह है वहाँ पर 2 तरीके के होते हैं, ठीक है। एक निर्वाचित सदस्य होते हैं, तो एक मनोनीत सदस्य, इलेक्टेड होते हैं, दूसरा नॉमिनेटेड होते हैं। तो राष्ट्रपति की जब वोटिंग होती है, राष्ट्रपति का जब निर्वाचन होता है, तो उन निर्वाचन में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरा, अगर हम बात करें निर्वाचित करने के साथ साथ यहाँ पर राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा में जो इलेक्टेड पर्सन है, जो चुनाव लड़कर गए, इलेक्टेड होकर गए हैं, वो निर्वाचित सदस्य। जो हमारे राज्य हैं, राज्यों के क्या किए जाते हैं यहाँ पर, जो निर्वाचित सदस्य हैं, और उसके साथ साथ 2 केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर हमने जो दे रखे हैं, ठीक है। 2 कौन से हैं, तो दिल्ली और पौंडीचेरी, जो 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनको भी यहाँ पर छूट दी गई है या उनको भी अधिकार यहाँ पर प्राप्त किया गया है, उनको भी अधिकार दिया गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, यहाँ पर उनको अधिकार प्राप्त है। किस तरीके से होता है, तो हर एमएलएज की क्या निकाली जाती है, यहाँ पर एक वोट वैल्यू निकाली जाती है, उनका मत मूल्य निकाला जाता है। किस तरीके से निकाला जाता है, तो कोई भी विधायक है अगर, तो उसकी अगर हमने मत वैल्यू निकालनी है, उसकी वोट वैल्यू निकालनी है, तो उस राज्य की पॉपुलेशन और उस राज्य की जो टोटल पॉपुलेशन है अपॉन उस राज्य का कितने निर्वाचित सदस्य हैं, केवल निर्वाचित सदस्य कितने हैं, इंटू 1/1000 करके
हम उसकी वैल्यू को उसकी कैलकुलेट करके हम उसकी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, एक विधायक की मत वैल्यू को निकाल सकते हैं। इसी तरीके से एक एमएलए की भी वैल्यू को निकाला जाता है। ठीक है, कहाँ पर, एक एमएलए की वैल्यू को भी यहाँ पर निकाला जाता है इस तरीके से। तो राष्ट्रपति के जो निर्वाचन है ये लोग वहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती है, यानी जो राष्ट्रपति है उसका जो निर्वाचन होता है वो केवल कैसे होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। एक निर्वाचन जो मंडल है उन्हीं के सदस्यों द्वारा उनका निर्वाचन किया जाता है। निर्वाचन मंडल में कौन कौन से होंगे ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। कौन से होंगे, तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, हमारे जो राज्य हैं वहाँ के निर्वाचित सदस्य, और 2 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है, दिल्ली और पौंडीचेरी, वहाँ के सदस्यों के द्वारा भी यहाँ पर निर्वाचन किया जाता है। एक निर्वाचक मंडल बनाया जाता है जिसके सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष चुनाव किया जाता है, उसका जनता के द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता है। राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है। यानी पद्धति क्या है, राष्ट्रपति के चुनाव किस तरीके से, उसका अप्रत्यक्ष चुनाव तो होता है लेकिन पद्धति क्या होती है, किस तरीके से किया जाता है, तो एकल संक्रमण वोट प्रणाली के आधार पर या सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। कैसे, जैसे जितने भी कैंडिडेट होंगे उनको वोट देना क्या होता है, अनिवार्य प्रायोरिटी के आधार पर आप उनको क्या वोट दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए 3 लोग यहाँ पर इस समय राष्ट्रपति के चुनाव के लिए उठे हुए हैं, मीरा कुमारी है, रामनाथ कोविंद और प्रणब मुखर्जी, 3 लोग यहाँ पर उठे हुए हैं। किस चीज़ के लिए, वोट के लिए यहाँ पर उठे हुए हैं या राष्ट्रपति चुनाव पद के लिए उठे हुए हैं। अगर आप इनको वोट देना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पर प्रायोरिटी के आधार पर क्या करना पड़ेगा, वोट देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अगर आप चाहते हैं कि भाई रामनाथ कोविंद आपकी प्रायोरिटी पहले है तो आप वहाँ पर 1 लिख सकते हैं, दूसरे पर आप किसको देना चाहते हैं, तीसरे पर आप किसको देना चाहते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप वरीयता के आधार पर, प्रायोरिटी के आधार पर अपने उम्मीदवार को आप चुनाव कर सकते हैं। काउंटिंग की जब बात आएगी तो पहले चरण में प्रथम वरीयता की मतों की गणना होती है और यदि उम्मीदवार निर्धारित मत प्राप्त कर लेता है तो वो निर्वाचित क्या किया जाता है, निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है, राष्ट्रपति घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर मतों में स्थानांतरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है तो पहली वरीयता के न्यूनतम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार के मतों को क्या कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है और दूसरे वरीयता के मत उन्हीं उम्मीदवारों में क्या किए जाते हैं, ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। कुल मिलाकर जो अगर आपने इस वोट देना है तो आपको वरीयता या प्रायोरिटी के आधार पर क्या किया दिया जाना चाहिए, राष्ट्रपति को क्या दिया जाता है, वोट दिया जाता है। किस पर, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम या एकल संक्रमणीय वोट पद्धति के आधार पर यहाँ पर ये इस तरह से राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। किसी भी उम्मीदवार को राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए मतों का एक निश्चित भाग प्राप्त करना आवश्यक होता है। यानी कि अगर आपने राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित होना है तो आपको जो मत हैं, जो टोटल मत हैं, उनका एक निश्चित भाग क्या करना होता है, लाना होता है, या निश्चित भाग आपको क्या करना होता है, प्राप्त करना होता है। जो ये निश्चित भाग है ये कुल वैध मतों की जो होते हैं, यानी जो निश्चित भाग है, कुल जो वैध मत होते हैं उनको निर्वाचित होने वाले कुल उम्मीदवारों का की एक संख्या में जोड़कर प्राप्त संख्या को क्या कर देते हैं, भाग देने पर उसमें 1 जोड़ दिया जाता है। तो वो निश्चित संख्या वहाँ पर बाद में निकाल ली जाती है कि कितनी वो निश्चित संख्या है जहाँ पर इतने वोट आपको निर्वाचित होने के लिए लाने होते हैं, आवश्यक होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों की जांच और जो फैसले उच्चतम न्यायालय के द्वारा होते हैं, यानी अगर राष्ट्रपति का निर्वाचन है और उसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत या किसी भी तरीके की कोई परेशानी आते हैं तो जितने भी विवाद हैं, किसी भी तरीके का कोई विवाद है किससे संबंधित, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, तो उसकी जांच और फैसले देने का अधिकार केवल और केवल उच्चतम न्यायालय को ही है और वो सीधा ट्रांसफर उच्चतम न्यायालय को ही किए जाते हैं। और जो उच्चतम न्यायालय अपना फैसला देगा वो उच्चतम न्यायालय का फैसला अंतिम और सर्वमान्य होता है। आर्टिकल 71 के अंतर्गत ये चीज़ें कही गई है। यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति के नियुक्ति को अवैध घोषित किया जाता है,
सपोज कीजिए कि अगर हमने राष्ट्रपति की नियुक्ति भी कर ली, शपथ ग्रहण भी हो गया है, लेकिन बाद में पता चलता है, किसी चीज़ से बाद में पता चलता है कि राष्ट्रपति जो चुना गया था, ये किसी जो नियुक्ति हुई थी, ये किसी न किसी चीज़ से क्या थी, अवैध घोषित थी। अब अवैध वो बहुत तरीक़ों से मानी जा सकती है, ठीक है। ये उसके डॉक्यूमेंटेशन गलत थी, ठीक है, या जो किसी तरीके की वहाँ पर घोटाला किया गया है, या किसी तरीके के वहाँ पर कोई फर्जी काम किया गया है। यानी कुल मिलाकर अगर उच्चतम न्यायालय उस राष्ट्रपति की नियुक्ति को अगर अवैध घोषित करती है, तो इस घोषणा से पूर्व, क्योंकि वो पहले भी काम कर चुका है, राष्ट्रपति पहले भी काम कर चुका है, सपोज करो कुछ 1 साल तक वो काम किया और 1 साल के बाद पता चला कि ये सारी की सारी नियुक्ति क्या थी, जो नियुक्ति की गई थी वो अवैध घोषित कर दी गई थी, तो उस 1 साल के दौरान उसके द्वारा किए गए जितने भी कार्य हैं वो अवैध नहीं माने जाएंगे। यानी उस 1 साल के अंतर्गत जितने भी उसने काम किए हैं एज ए प्रेसिडेंट, जितने भी काम उसके द्वारा किए गए हैं वो सारे के सारे अवैध नहीं माने जाएंगे। वो निरंतर उसमें क्या रहेंगे, प्रभावी बने रहेंगे, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर एक चीज़ है राष्ट्रपति से संबंधित या उसके निर्वाचन से संबंधित। अब हम बात करें अगर राष्ट्रपति की योग्यताओं के बारे में, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर जाना चाहता है या राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है, तो क्या क्या क्वालिटीज़ उसमें होनी चाहिए, क्या क्या अर्हताएं होनी चाहिए, क्या शर्तें होनी चाहिए, क्या योग्यता उसके अंतर्गत होनी चाहिए। तो सबसे पहले उसे भारत का नागरिक हो, या वो भारत का नागरिक, इंडियन सिटीजनशिप उसके पास हो। देखिए यहाँ पर एक चीज़ है कि वो भारत का नागरिक से यहाँ पर अगर हम बात करें, थोड़ा सा तुलना करें हम यूएसए के साथ, अमेरिका के साथ अगर हम तुलना करें, तो भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए आपको भारत का नागरिक होना ज़रूरी है, ठीक है। अब नागरिक के लिए आप जो मेरी पिछली वीडियोस हैं वहाँ पर आप सिटीजनशिप की वीडियोस हैं वहाँ पर जाकर समझ सकते हैं, वहाँ पर काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया गया है। नागरिक का मतलब भारत में नागरिकता 5 तरीकों से आप नागरिकता ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर जो केवल यहाँ पर बात की गई है भारत की नागरिक होने की, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर हम यूएसए से अगर कंपेयर करें तो यूएसए में वही व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, वही व्यक्ति, माफ कीजिएगा, वही व्यक्ति यूएसए का राष्ट्रपति बन सकता है जो जिसका जन्म भी अमेरिका में हुआ हो। अगर इसके कंपैरिजन में देखें तो भारत में ऐसा नहीं है। भारत में केवल वह व्यक्ति भी भारत का राष्ट्रपति बन सकता है जो यहाँ पर जन्मा न हो लेकिन उसके पास भारत की नागरिकता हो, तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए। वह 35 वर्ष की आयु, कम से कम 35 वर्ष की आयु हो क्या हो चुका हो, पूरे कर चुका हो। तीसरा, वो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। ये हम देखेंगे कि लोकसभा के सदस्यों की क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो एक लोकसभा में जाने के लिए या एक लोकसभा का मेंबर बनने के लिए जो योग्यताएं होनी चाहिए वो राष्ट्रपति के अंदर भी, यानी जो पद पर लड़ना चाहता है उसके अंदर भी वो योग्यताएं होनी चाहिए। इसके बाद राष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन किया जाता है और उम्मीदवार को नामांकन करने के लिए उम्मीदवार को कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक चाहिए होते हैं, ठीक है। अभी प्रस्तावक और अनुमोदक क्या होते हैं? तो प्रस्तावक का मतलब होता है प्रस्ताव को देने वाला, यानी प्रस्ताव को प्रस्तुत करने वाला, ठीक है। कि भाई ये जो व्यक्ति है इसके संबंध में किसी ने प्रस्ताव दिया, ये व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए ठीक है, उसने क्या किया, एक संसद में वो प्रस्ताव रख दिया, वो प्रस्तावक कहलाते हैं। अनुमोदक का मतलब उस प्रस्ताव का समर्थन करने वाले, यानी जिन व्यक्तियों ने, 50 व्यक्तियों ने क्या दिया है, प्रस्ताव दिया है, उस व्यक्ति के संबंध में उसके प्रस्ताव पर अनुमोदन या अपना समर्थन प्रदान करने वाले, उसे कहते हैं अनुमोदक। तो 50 प्रस्तावक होने चाहिए, 50 अनुमोदक होने चाहिए। साथ ही साथ प्रत्येक उम्मीदवार को भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 रुपए की जमानत राशि क्या करनी होती है, जमा करनी होती है। अगर उम्मीदवार कुल डाले गए जो मत होते हैं उनका 1/6 भाग प्राप्त करने में अगर असमर्थ रहता है तो ये राशि क्या कर दी जाए, जो ये 15,000 की राशि है वो क्या कर ली जाती है, बाद में जब्त कर दी जाती है। तो जो ये प्रस्तावक और अनुमोदक हैं 50, ये सबसे पहले अगर हम बात करें 1997 से 1997 से पूर्व इनकी संख्या कितनी थी हमारे पास, 10-10 थी, ठीक है। लेकिन जिनको बाद में बढ़ाकर क्या कर दिया गया, 50 कर दिया गया, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक कर दिया गया। इसका एक रीज़न ये भी है कि जो उम्मीदवार हैं उनको हतोत्साहित किया जा सके, ठीक है, क्योंकि लोग उस समय पर ऐसा गंभीरता से चुनाव नहीं लड़ते थे, तो इनको इसलिए बढ़ाया गया कि जो
उम्मीदवार हैं जो जिन्हें लगता है कि हाँ वो राष्ट्रपति बन सकते हैं, उनके पास इतने प्रस्तावक और इतने अनुमोदक हैं, तो वो ही यहाँ पर लड़ें। यानी ये जो चुनाव है इसको क्या लिया जाए, थोड़ा गंभीरता से लेने के लिए इनको यहाँ पर 1997 के बाद थोड़ा सा बढ़ा दिया गया आगे। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति की शपथ के बारे में, ठीक है। तो राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ या प्रतिज्ञान लेता है। क्या क्या है कि जिस तरीके से कि मैं श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति के पद का कार्य पालन करूंगा, भारत की जनता की सेवा करूंगा, उनके कल्याण में निरंतर रहूंगा, अपनी सेवा निरंतर देता रहूंगा। कौन शपथ दिलाता है, तो उच्चतम न्यायालय का जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है, उनके द्वारा या उनकी अनुपस्थिति में किसी वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। और शपथ दिलाने के साथ साथ यहाँ पर उन्हें शपथ दिलाई जाती है कि वो जो हैं किस तरीके से भारत की जो जनता है उन जनता की सेवा करेंगे, कल्याण करेंगे, भारत की जनता के जो कल्याण है उनके निरंतर भारत की जनता के कल्याण के रूप में हमेशा निरंतर बने रहेंगे। तो ये कुछ चीज़ें थी। आज हमने देखा कि राष्ट्रपति का कौन से जगह पर राष्ट्रपति आता है, क्या उसकी योग्यताएं होती हैं, क्या कौन उसे शपथ दिलाता है, क्या निर्वाचन पद्धति होती है राष्ट्रपति की, ठीक है। थैंक यू गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें।